हे एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं बेसिक्स सिर्फ कवर करने वाला, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को आज पढ़ना है कि एयरवे पाथवेज कौन क्या है, कि कैसे आपका जो एयर है, जो बाहर के एनवायरमेंट से आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है। तो वो पूरा पाथवे क्या है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कैसे अलग किया गया। तो सबसे पहले आप शुरू करते हो, नोज से शुरू होता है आपका एयर अंदर आया नोज, फिर नेजल कैविटीज में, फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई में आएगा, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक, और लास्टली एल्वियोलाई में जाएगा। ठीक है, तो एल्वियोलाई में जाएगा, फिर वहां गैसेस एक्सचेंज होगा। अब दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन कौन सा पार्ट आता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है नेजल कैविटी, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है लैरिंग्स। नेजल कैविटी से शुरू करते हुए लैरिंग्स तक आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स से। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो भी है वो सब इंक्लूडेड आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो दोनों के फंक्शंस भी अलग है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के क्या फंक्शन है, सबसे पहले आप नोज से आओ। तो नोज में जैसे आप नेजल कैविटी में जा रहे हो, यहाँ पर आपको नेजल हेयर्स आपको मिलेंगे, नाक में जो हेयर्स हैं उनका क्या फंक्शन, उनका फंक्शन ये है कि आपके जो लार्ज पार्टिकुलेट मैटर्स आ रहे हैं, डस्ट आ रहा है, उसको वो ट्रैप कर लेगा, फिल्टर करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन है फिल्टर द लार्ज पार्टिकुलेट मैटर्स। दूसरा है टेम्परेचर एडजस्ट करना। जो आपका नेजल कैविटी है, जो बाहर से टेम्परेचर आ रहा है एयर का, उसको बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, उसमें उसको एडजस्ट करना है। ये काम भी आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करता है। तीसरा पार्ट है ह्यूमिडिफाई करना एयर को। जो भी आपके साइनसेस है, पारानेजल साइनस हो और आपका नोज का नेजल कैविटी हो, ये सब का काम है कि आपको एयर को ह्यूमिडिफाई करना होता है। तो एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। तीन आपका फंक्शन है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका एक फंक्शन ये है, और जो मेजर फंक्शन और मेन जो हम लोग को फंक्शन पढ़ना है वो है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को अंदर लाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना है। तो ये फंक्शन है। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग एल्विलाई के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो सेल्स कितने तरह के होते हैं, सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये चीज़ तो हम लोग को देखना होगा, फंक्शंस क्या है ये सब देखना होगा। तो एल्विलाई में टोटल दो तरह के इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है, दो तरह के सेल्स हैं। पहला है जिनको हम लोग न्यूमोसाइट्स कहते हैं। न्यूमोसाइट्स, न्यू मीन्स रिलेटेड टू लंग्स और साइट मीन्स सेल्स, तो न्यूमोसाइट्स। तो न्यूमोसाइट्स में पहला आपका आता है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। दोनों का ही फंक्शंस, अगर आपको एनाटॉमी में आपने हिस्टोलॉजी सही से पढ़ी है कि स्क्वामस और कीबॉर्डल, अगर आप ये याद कर पाते हो तो आपको फंक्शंस याद हो जाएंगे। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट, इसमें ये किस तरह का है, तो ये स्क्वामस है। और हम लोगों ने पढ़ा था एनाटॉमी में कि स्क्वामस जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में काम आते हैं। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट का क्या फंक्शन हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज का काम, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ये काम है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स का। दूसरा है टाइप 2 न्यूमोसाइट, जो कि है क्यूबॉइडल इन नेचर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, सेक्रेटरी फंक्शन होता है। तो इसका क्या काम होगा, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करना। सर्फेक्टेंट क्या है, आगे पढ़ेंगे इसको। सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन टाइप 2 न्यूमोसाइट, और गैसेस एक्सचेंज टाइप 1 न्यूमोसाइट। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नर्व सप्लाई कौन करता है, तो ऑब्वियसली इसको ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम करता है, हमारे विल पर नहीं है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक कर रहा है। तो पारासिम्पैथेटिक में कौन कर रहा है और सिंपैथेटिक में क्या फंक्शन हो रहा है, ये देखना है। तो जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप फ्लाइट एंड फाइट पोजीशन में है, आपको दौड़ना है, तो आपको क्या चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा आपको एनर्जी के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं होना चाहिए, ब्रोंको डायलेशन होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर आ सके, वेंटिलेशन ज़्यादा हो, तो ब्रोंको डायलेशन होगा। ठीक है। और पारासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या है कि इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और जब पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, सिक्रीशंस होता है, तो ब्रोंकियल सिक्रीशंस बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या है, तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता है, सबको पता है। नेजल कैविटी का हमने जो 3 फंक्शंस अभी पढ़ा, पहला है फिल्ट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा है ह्यूमिडिफिकेशन, तीसरा हम लोग पढ़ा टेम्परेचर मॉडिफिकेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन हम लोग समझ रहे हैं, नाक से ही आपके नोज से शुरू होता है इसका, फिर आपके ब्रेन तक जाता है इसका पाथवे, जो आपने पढ़ा होगा, ओल्फैक्टरी पाथवे पढ़ा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेजल कैविटी का। दूसरा है लंग्स का, क्या है, तो ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपल्स करना है।
तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस तो लगभग सबको नोन है। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस? नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन का सबसे पहला पॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस एक्शन क्या है? तो लंग के म्यूकोसा में IgA इम्यूनोग्लोबिन ए का प्रोडक्शन होता है। इम्यूनोग्लोबिन ए क्या है? एंटीबॉडी है, तो ऑब्वियसली एंटीजन से डील करेगा। ठीक है, जो भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी आप गैस आप एयर जो ले रहे हैं उसमें जो भी पार्टिकुलेट्स आ रहे हैं उसके साथ एंटीजेंस भी आ रहे हैं, तो एंटीजेंस से डील करने के लिए यहाँ पे IgA है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे पैथोजेंस को भी अंदर ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? मैक्रोफेजेस है, जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर है। फॉरेन बॉडीज या पैथोजेंस सबको इनगल्फ करने के लिए, फैगोसाइटाइज करने के लिए है। ये हो गया पहला डिफेंस एक्शन। दूसरा है आपका कि सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हम लोग पढ़े थे क्यूबोइडल एपिथेलियम में, तो उससे सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करना, जो कि आपके सरफेस टेंशन को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा है आपका हो गया। तीसरा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीनल में पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस, कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए एंजाइम चाहिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग के एंडोथेलियम में आपको मिलता है। ठीक है, पल्मोनरी एंडोथेलियम, पल्मोनरी कैपिलरीज के एंडोथेलियम में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे शुरू होता है? रेनिन जो है सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में जाता है बाय द एंजाइम एस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजेन होता है, जिसको कन्वर्ट करता है रेनिन की मदद से। ये होता है एंजियोटेंसिन 1, फिर इस पर लगा एस एंजाइम और ये बन गया एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो 3 फंक्शन होगा, डिफेंस एक्शन, सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट, और तीसरा हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का यूज, जो कि एंजियोटेंसिन 2 में होता है कन्वर्ट करने में। चौथा है एसिड बेस बैलेंस। जब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे एसिड बेस बैलेंस, जब आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो एसिड बेस बैलेंस कैसे करते हैं एक शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे आपके बॉडी में CO2 की वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है, आपका बॉडी क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है, तो वेंटिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्स हुआ, उससे क्या हुआ? आपका मेंटेन हुआ, एसिड बेस बैलेंस क्या हुआ? मेंटेन हुआ। तो यहीं पर आप एक समझ सकते हो, ये एसिड बेस बैलेंस में मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिटेल में आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। चौथा है फोनेशन और साउंड प्रोडक्शन। साउंड के एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नेजल कंपोनेंट और एक जो आप ट्रैकिया से जो वोकल कॉर्ड से निकल रहे हैं, 2 कंपोनेंट। ठीक है, तो ये ENT का पार्ट है। तो कैसे प्रोडक्शन हुआ साउंड का? तो जो आपका वोकल कॉर्ड है, ठीक है, आपका ये वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड है यहाँ पर, तो ये जो वोकल कॉर्ड है आपका, इस वोकल कॉर्ड से नीचे से एयर पास हुआ, तो वोकल कॉर्ड क्या हुआ? वाइब्रेट हुआ, तो क्या हुआ? साउंड का प्रोडक्शन हुआ। तो फोनेशन हुआ, एसिड बेस बैलेंस हुआ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का प्रोडक्शन है, फिर आपका सर्फेक्टेंट है और डिफेंस एक्शन है। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी एक्शन, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के लेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले इसका थिकनेस कितना है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो लंग्स में आप ये देखिए एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई है, तो आप एल्वियोलाई में हम लोग, ये अगर एल्वियोलाई है तो हम लोग इस तरह से आएंगे, आउटर साइड से अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्वियोलाई है और सबसे बाहर में क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? तो सबसे पहले होगा आपका सर्फेक्टेंट का लेयर, जो सबसे बाहर है, जो कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले होगा सर्फेक्टेंट का लेयर, उसके बाद होगा एल्वियोलाई का एपिथेलियम होगा। उसके बाद क्या होगा? एपिथेलियम होगा। एपिथेलियम का क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाद होगा इंटरस्टिशियल स्पेस, खाली जगह, ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है एंडोथेलियम के और आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया आपका कैपिलरी का एंडोथेलियम आया, जो भी पल्मोनरी कैपिलरीज है उसका एंडोथेलियम आया। फिर आया उस कैपिलरी एपिथेलियम का, एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो टोटल कितने हो गए? 6। सबसे पहले आया सर्फेक्टेंट, फिर आया आपका एल्वियोलर एपिथेलियम, फिर आया एल्वियोलर एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आया इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर आया कैपिलरी एंडोथेलियम और लास्टली आया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम। टोटल 6 लेयर्स है, सबका मिलाकर थिकनेस 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स तक होगा, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम, एल्वियोलर वेंटिलेशन और डेड स्पेस के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में इसके फिर आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है,
तो रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम क्या है? रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम का मतलब है कि हर मिनट, एवरी मिनट लंग में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है और जा रहा है अंडर रेस्टिंग कंडीशंस। मतलब कोई एग्जैसरेशन नहीं है, इंसान जो पर्सन है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी को डिमांड नहीं है, वो रेस्टिंग स्टेज में, तो उसके लंग्स में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है और जा रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जा रहा है, इसी से डील करता है हमारा RMV, रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम, यही बताता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट, तो ये आपका हो गया 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, 500 ml आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, 12 अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 होता है आपका रेस्पिरेटरी रेट, तो हम लोगों ने मिनिमम लिया तो 12 पर मिनट लिया, तो 6 लीटर अप्रोक्सीमेटली पर मिनट वॉल्यूम आपका लंग्स के अंदर एयर आ रहा है और एक्सपल्स भी हो रहा है। फिर आता है एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन का क्या मतलब? एल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब है द रेट एट विच न्यू एयर रीचेज द एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। कहने का मतलब है कि जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं वो एयर किस रेट से आपकी एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में आ रहा है, उसी रेट को हम लोग एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत यहाँ पर एक ट्रिकी चीज है कि टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग का नेजल कैविटी से शुरू होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां से जाता है ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लास्ट में एकदम एल्वियोलाई है। तो नेजल कैविटी से शुरू होते होते टिल एल्वियोलाई से पहले तक जितना भी जगह है वो आपका डेड स्पेस बनाता है, उसको आगे पढ़ेंगे भी डेड स्पेस को, तो वहां पर एयर का लॉस होता है। मतलब वो जो आप 500 ml एयर आया टाइडल वॉल्यूम में, उसमें से कुछ अमाउंट जो कि यहाँ पर 150 ml है, वो 150 ml आपके उस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और बहुत हद तक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, और वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करता गैसेस एक्सचेंज में, वो उसी स्पेस में रह जाता है, उसी ट्रैक्ट में रह जाता है, वो एक्सचेंज नहीं होता है गैस। तो दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस। 150 ml है, तो आप देख सकते हैं 150 ml इसमें से माइनस हो गया 500 में से, तो बचा आपका नेट 350 ml। 350 ml यानी प्रॉपर एक्सचेंज हुआ, मल्टीप्लाइड पे आपका रेस्पिरेटरी रेट, तो 4.2 लीटर पर मिनट अप्रॉक्स मिनिमम है ना, ये आपका हुआ वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डेड स्पेस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। डेड स्पेस क्या है? डेड स्पेस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो पार्ट है जहां पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या नेजल कैविटी वहां से आया, एल्वियोलाई से पहले तक अप्रोक्सीमेटली जितना भी एयर है वो एक्सचेंज नहीं होता है, जो एयर आपके एल्वियोलाई के लेवल पर आ रहा है बस वही एक्सचेंज हो रहा है, जो कि 350 ml है। ठीक है, तो दो तरह का डेड स्पेस है, पहला है एनाटोमिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल। एनाटोमिकल डेड स्पेस, एनाटोमिकली आपका कुछ पार्ट है, जैसे कि आपको बताया रेस्पिरेटरी पैसेज है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल। तो अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल आपका एयर जो है वो रह जाता है वहीं पर, है ना, वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 150 ml है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया भी था। दूसरा है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है कि आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो है ही, साथ में कुछ लंग का पार्ट, लंग्स का भी कुछ पार्ट जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब लंग्स में गैस जो एयर है वो आया, बट वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसको हम लोग एल्वियोलर डेड स्पेस भी कह रहे हैं। ठीक है, तो एल्वियोलर डेड स्पेस यानी कि एल्वियोलाई के लेवल तक आया बट स्टिल वो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो कह रहे हैं हम लोग एल्वियोलर डेड स्पेस। क्या है एल्वियोलर डेड स्पेस? तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो एल्वियोलाई में आया है गैस, एयर आया है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक्सचेंज में, दैट इज कॉल्ड द एल्वियोलर डेड स्पेस। जनरली एल्वियोलर डेड स्पेस क्या होता है? वो जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है, तो नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये होता है जीरो। इसीलिए आपका जब ये पार्ट हट जाएगा तो आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल लगभग सेम होता है, जब तक कि ऐसा कोई कंडीशन ना आए जहाँ पर एल्वियोलर डेड स्पेस सिग्निफिकेंट हो, तब तक दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये पार्ट है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एल्वियोलर वेंटिलेशन और डेड स्पेस के बारे में। तो इस अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले एयरवे पाथवेज के बारे में पढ़ा, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फंक्शन डिफरेंट है वो पढ़ा। ठीक है, फिर एल्वियोलाई में टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ा, उसका फंक्शंस पढ़ा, नर्वस सप्लाई ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जाना,
उसके अलावा फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ये जाना, नॉन रेस्पिरेटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लेयर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, थिकनेस 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है, टोटल 6 लेयर्स है, सरफेक्टेंट है, एल्वेओलर एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, कैपिलरी एंडोथेलियम और कैपिलरी एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने जाना, एल्वेओलर वेंटिलेशन के बारे में जाना और डेड स्पेस के बारे में जाना। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे, जो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज और कंप्लायंस ऑफ द लंग्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसको आगे कवर करेंगे, कंप्लायंस ऑफ द लंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। टिल देन कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। टिल देन बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।